हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर था, यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, यानी पहला जो चैप्टर है उसका ये सेकंड लेक्चर है। उसमें हम बेसिक कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसके क्या डिफिनीशंस होंगे और इसको हम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहली बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड जो होता है, जो भी हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई देता है, वो सब क्या है? आपका ब्रह्मांड है, ठीक है। यानी पूरा यूनिवर्स जो है, यानी कह सकते हैं कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे ये द्रव्य है और ये ऊर्जा। तो हम कहेंगे ब्रह्मांड जो होता है वो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बना होता है, ठीक है। द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य मतलब क्या होता है? जो स्थान घेरता है तथा उसका जो अपना कह सकते हैं जो स्थान घेरता हो, या कह सकते हैं उसका अपना द्रव्यमान हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम द्रव्य कहेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वह वस्तु, या कह सकते हैं वह पदार्थ है जो जिसका अपना द्रव्यमान होता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या होता है, ठीक है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो उसकी अगर हम बात करें, जो भी हमें चारों ओर जो भी हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हम पृथ्वी का है, तो पृथ्वी के बाद भी क्या है, कह सकते हैं बहुत से ग्रह हैं, तो वो सब क्या है? आपके ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कैसे मिलकर के बना होगा? तो इसमें बात आती है कि ब्रह्मांड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक द्रव्य तथा दूसरा क्या होता है? ऊर्जा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर द्रव्य क्या है। तो द्रव्य मतलब जो अपना कह सकते हैं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। यानी कोई भी जैसे कुर्सी है तो अपना उसका द्रव्यमान होगा और वह क्या करेगा? आयतन घेरेगा। कोई गैस है तो क्या होगा? उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और वह अपना क्या करता है? स्थान को घेरता है। तो हम ये कहेंगे कि जिसका द्रव्य होगा, जिसका कह सकते हैं द्रव्यमान होगा और वह आयतन घेरेगा, तो उसे कहते हैं हम द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य जो होता है, आप अपने अराउंड कुछ भी ले सकते हैं, कुछ जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं और वो क्या होंगे? आपके द्रव्य होती हैं। ऐसा नहीं है कि गैस जो दिखाई नहीं देती वो भी द्रव्य नहीं है, गैस भी क्या है? आपका द्रव्य है। अब बात करते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा मतलब जैसे हम आते हैं, ऊर्जा क्या है? अब ऊर्जा को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते ऊर्जा क्या है, हाँ महसूस हम कर सकते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो उसे ऊर्जाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? आपकी ऊर्जा है, ठीक है। तो इन दोनों के को जब मिलाया जाता है, यानी कह सकते हैं द्रव्य और ऊर्जा को जब मिलाया जाता है तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि द्रव्य की, ठीक है। अब द्रव्य को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक जो है वो रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो भौतिक जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक और रासायनिक, किसी भी वस्तु के दो गुण होते हैं, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो भौतिक मतलब ऐसा गुण हो जो हमें बाहरी से दिखाई दे, बाहर से हमें पता चल जाए, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उसमें बिना उसके संगठन में बिना परिवर्तन किए जो हम गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक। तो उसी टाइप से क्या किया गया है? इसका भौतिक वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक वर्गीकरण जो है द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, द्रव्य का, तो उसमें बात करेंगे ठोस, द्रव और गैस। ध्यान में रखेंगे द्रव्य और द्रव दोनों अंतर है। द्रव्य मतलब होता है मैटर और द्रव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ में बात करते हैं ठोस क्या होता है। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ठोस क्या होता है? जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। जिसका आकार तथा आयतन जो होता है निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। क्यों होता है निश्चित आकार? क्योंकि उसके अणुओं के बीच, ठीक है, उनके अणुओं के बीच की दूरी जो होती है, यानी अंतराणु का स्थान जिसे कहते हैं, वो बहुत कम होता है। और जब अंतराणु का स्थान का मान कम होगा तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, ठीक है, उसका मान अधिक होगा। और जब उसका मान अधिक होगा तो ये कह सकते हैं आपस में बहुत तेजी से बंधे होते हैं या आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कह सकते हैं कि अणु जो होता है वो या परमाणु जो होता है वो इधर उधर गति नहीं कर पाते। अब इधर उधर नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। अब ठोस में अगर मान लीजिए कोई धातु ले, जैसे लोहा है, लकड़ी है, तो सब ये सब क्या है? आपका ठोस में आते हैं। अब बात करते हैं द्रव क्या होता है। द्रव मतलब आपने पढ़ा होगा कि द्रव क्या होता है? जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है?
ठीक है, निश्चित होता है, उससे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी है तो पानी अगर हम 1 गिलास ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका आयतन जो होगा वो 1 गिलास ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको इस गिलास में से उठा करके हम किसी दूसरे पात्र में रख देते हैं तो वो 1 गिलास पानी ही रहेगा, यानी उसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। आकार कहने का मतलब ये हो गया कि इसको अगर आपने गिलास में रखा हुआ है तो आपने क्या, वो गिलास का आकार ले लिया, लेकिन आपने कहीं उसको थाली में रख दिया, प्लेट में रख दिया, कहीं भी रख दिया, ठीक है, तो उसका वह आकार ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, ये आकार क्यों इसका निश्चित नहीं होता है? तो हम बात करेंगे कि इसमें जो द्रव होता है इसमें अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है। अब जब अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इसमें अंतराणु का स्थान कह सकते हैं कि क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अंतराणु का स्थान का मान ज्यादा होगा तो इसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा, और जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, अपने ही अणु के अंदर, जैसे ये सपोज करिए कि ये स्थान खाली है, अब ये स्थान इतना खाली होता है कि ये अणु जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये अणु है या आयंस है, ये यहाँ चला जाएगा, और जब यहाँ चला जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अणु इतना हो गया। लेकिन ये स्थान जो था पहले जहाँ पे था उसका स्थान क्या हो गया, वो रिक्त हो गया। वो क्या हो गया, आपका रिक्त हो गया। तो हम ये कहेंगे कि पहले जो था, पहले जो संरचना थी उसकी कैसी, उसकी ऐसी थी संरचना, ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, ये अणु फिसल कर कहाँ पहुंच गया, इसमें चला गया, और जब यहाँ चला गया तो इसकी संरचना क्या हो गई, आकार जो हो गया इसका बदल गया। तो वही कह रहा है कि इतना स्पेस होता है कि वो अपने अणु के अंदर ही क्या हो सकते हैं, वो फिसलते रहते हैं या चलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। लेकिन आयतन क्यों निश्चित होता है, आयतन इसलिए निश्चित होता है कि ये जो 4 अणु है ये 4 ही रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपना अणु छोड़ करके नहीं जाते हैं दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए ये कोई अणु है जो 4 अणुओं से मिलकर, 4 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो छोड़ करके अपना स्थान छोड़ कर चले जाएंगे, नहीं, वो अपने ही अणु के अंदर ही क्या होंगे, वो चलेंगे, ठीक है। अब वो स्थान छोड़ करके चले जाते तो हम कहते हैं कि उसका आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है। लेकिन अणु अपना स्थान छोड़ करके नहीं जाते, बल्कि वो अपने अणु के ही अंदर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ये द्रव, जैसे मान लीजिए पानी है, तेल है, ये सब क्या हो गए, आपके द्रव हो गए। अब बात करते हैं गैस की। गैस क्या होता है, जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब आकार दो और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, गैस। इसमें क्यों कहेंगे गैस, क्योंकि इसके अणु जो होंगे वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, और जब बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो इसके बीच में जो बल होगा, अंतराणु का स्थान होगा, उसका मान बहुत अधिक हो जाएगा। अब अंतराणु का स्थान का मान जब अधिक होगा तो इसके बीच में लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, इसके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अब अंतराणु को जो बल होगा वो जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये अणु जो होंगे वो मुक्त अवस्था में इधर उधर गति कर सकते हैं, और जब इधर उधर गति करेंगे तो इसका आकार जो होगा वो अनिश्चित हो जाएगा। और दूसरी बात, तो आयतन क्यों निश्चित नहीं होता है, तो इसके अणु जो होंगे वो अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, वो अपना स्थान क्या होता है, छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसे इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। तो यानी वह द्रव जिसकी, या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। तो गैस में आप जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, तो ये सब आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमें समझ में आया कि जो है भौतिक वर्गीकरण, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते हुए कापी में चले जाएंगे, आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब रासायनिक वर्गीकरण यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण की अगर बात करें तो जिसमें क्या हो, कंपोजिशन यानी संगठन बदल जाए, संगठन बदलने के बाद जो गुणों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब रासायनिक वर्गीकरण किया गया है जब पदार्थ यानी द्रव्य को, तो वो 2 प्रकार से किया गया है, ये शुद्ध पदार्थ और एक हो गया मिश्रण। तो हम पहले शुद्ध पदार्थ को समझते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को अगर बात करें तो यह 2 भागों में पहले बांटा गया, एक तत्व है और एक यौगिक है। अब तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के, ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए Fe है, यानी लोहा है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है। तो हम बात करें जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्व। यानी जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। अब तत्व में जब बात करते हैं तो आप पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो वो 3 प्रकार के होंगे, धातु, अधातु और उपधातु,
ठीक है। धातु होगा, आधातु होगा और उपधातु। धातु क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे धातु किसे कहते हैं। तो धातु वह होता है जिसे हम पीटने पर वो फैल जाए या उसमें धातु की चमक हो, ठीक है, और उसे खींच करके तार बनाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि धातु में धात्विक चमक होता है, उसे पीट कर बढ़ाया जा सकता है, यानी आघात वर्धनीय होता है, और उसके बाद उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। या आप ये भी पढ़े होंगे कि धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है सोडियम है, पोटेशियम है, Fe है, ठीक है, कोबाल्ट है। यानी जिस आप पीरियोडिक टेबल में जिस तत्व को आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिस तत्व के लास्ट में IUM लगा होगा वो धातु होगा। बस मेरा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो जिसके लास्ट जिस तत्व के लास्ट में क्या होगा IUM, जैसे मान लीजिए सोडियम है, क्या है आपका सोडियम है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये IUM लगा है, इसका मतलब है कि ये धातु है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, तो ये जो है आपके क्या होंगे, ये धातु होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आधातु क्या होता है। आधातु मतलब ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। आधातु मतलब धातु क्या था, धनायन बना रहा था, तो ये क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। पहली बात तो ये हो गया कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये ऋणायन यानी यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, यह ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब हो गया कि अगर हम इसको भंगुर कहेंगे, हिंदी में उसको भंगुर कहेंगे, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, भंगुर। भंगुर मतलब क्या होगा, अगर हम उसको पटक दें तो वह टूट जाए, ठीक है, या पीट दें उसमें टूट जाए, तो यानी यह भंगुर होता है। यह आघात, इसमें जो होता है आघात वर्धीनता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी आप पीटेंगे तो फैलेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। और इसके हम तार नहीं बना सकते, यानी हम कह सकते हैं इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो जब आप क्लास 11th की अगर बात करेंगे तो उसमें एक चालक क्यों होता है, कुचालक क्यों होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें अगर हम जो द्रव और गैस पढ़े हैं, ये क्लास 11th में द्रव और गैस पढ़ेंगे क्लास 11th में, और ठोस जो है आपका ये क्लास 12th में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उपधातु। तो अब पीरियोडिक टेबल में जो भी है धातु है, आधातु है, उपधातु है, ये आपको पूरा पीरियोडिक टेबल 11th और 12th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उपधातु यानी मेटेलॉइड्स क्या होता है। अब इसमें आधातु में हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, तो और उसके बाद जो है कार्बन है, ये सब क्या है आपके आधातु है, ठीक है। अब उसके बाद उपधातु। उपधातु मतलब क्या होगा, जो दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ जो दोनों का गुण यानी वह तत्व जिनमें ठीक है, वह तत्व जिनमें धातु तथा आधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम है और उसके बाद आर्सेनिक है, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। और उपधातु में ये धनायन भी बना सकते हैं, ये ऋणायन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम अब इस पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो है ये तत्व की बात होगी। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक जो होता है वह हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों का जब निश्चित अनुपात मिलता है, ठीक है, जब निश्चित अनुपात मिलता है तो वह यौगिक बनता है, ठीक है। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, ठीक है, जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। बस मेरा जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिलकर, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक जो होगा उसमें जैसे मान लीजिए आपका जल है, ठीक है, तो जल क्या है आपका, एक यौगिक है, ठीक है। यानी जल की अगर बात करें तो यह यौगिक है। क्यों है, क्योंकि यह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। अब हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ठीक है। तो इसमें अगर कैंसिल आउट 2 हो जाएगा और हो जाएगा 16, तो हम बात करेंगे 1 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में यानी 1:8 के अनुपात में मिल करके क्या किया है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो यानी जब हम हाइड्रोजन को 1 अनुपात में और ऑक्सीजन को 8 अनुपात में जब मिलाएंगे
तो हम कहेंगे कि वो जल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम रूल भी पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम की। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, अब बात करते हैं यौगिक समझ में आ गया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित कर सकते हैं कि रेशियो में या अनुपात में संयोग करके क्या करते हैं, वो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक दो प्रकार का होगा, एक कार्बनिक यौगिक और एक जो है अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक जो है शब्द जो आया था वो आर्गन शब्द से आया है। आर्गन मतलब होता है जीव। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जीवों से जो मिलने वाला पदार्थ है उसे हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जीवों से मिलने वाले पदार्थ को हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। यानी वह पदार्थ जिनमें ठीक है जो जीवों से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक, मतलब नहीं होता है, यानी जो जीवों से नहीं प्राप्त होता है, यानी पत्थरों से मिलता है या खदानों से मिलता है, तो ये सब कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ। यानी वह पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या वही यौगिक जो खदानों से प्राप्त होते हैं या खनिजों से प्राप्त होते हैं या जल में प्राप्त होते हैं, यानी भूपर्वटी पर प्राप्त होते हैं, यानी जीवों को छोड़ करके अन्य जगह पर जो प्राप्त होते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बनिक में अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए विटामिन है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे या कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और अकार्बनिक यौगिक में तो जैसे मान लीजिए आपका अकार्बनिक पदार्थ में जैसे आपका कर सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ जैसे मान लीजिए सिलिका है, ठीक है, रेत है, ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सी चीजें हैं, सिलिका है, रेत है, संगमरमर पत्थर है, तो ये सब क्या है आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, यानी जिनमें कार्बन न हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मिश्रण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने शुद्ध पदार्थ को समझ लिया। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, मिश्रण क्या होगा, मिक्सचर होगा किसी का भी, यानी कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ ठीक है अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। अब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जो हम अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, तो यदि वह दोनों को अगर देखने पर दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये अलग अलग है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे वो विषमांगी हो गया। अगर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे ये समांगी हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए वायु का मिश्रण है, तो वायु में जानते हैं कि कह सकते हैं वायु में क्या है, आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैसें हैं, तो ये सब हमें दिखाई नहीं देती, यानी वो समांगी मिश्रण है। वो क्या है आपका समांगी मिश्रण है। या हम कह सकते हैं पानी है, तो पानी में क्या किए आप, पानी में आपने कह सकते हैं कोई मिनरल्स है, यानी सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम, इन सब के क्या है आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं, वो भी एक क्या है आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है, या चीनी को आपने पानी में घोल दिया तो हम कहेंगे वो क्या है आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो और विषमांगी मिश्रण जैसे मान लीजिए चीनी, आपने चीनी में क्या किया, चावल मिला दिया, ठीक है, तो वो मिल नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कह सकते हैं बालू है, ठीक है, बालू में आपने पानी मिला या पानी में हमने बालू मिला दिया, ठीक है, या बारूद है, ठीक है, बारूद है, रेत का मिश्रण, ये सब जो है आपके विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो है तत्व क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक जय हिंद।